सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। 2024 में जो पेपर हुआ था, पेपर का पहला सेट आज हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और पेपर का कोड भी आप देख सकते हैं 346 FS और इसमें के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है यह बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और बहुविकल्पी प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से एक विकल्प जो है सही है। तो यहाँ पर प्रश्न पहला जो दिया गया है प्रश्न नंबर 1 में लिखा गया प्रश्न ई गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस द ब्रागली तरंगदैर्ध्य होती है। इसमें तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? द ब्रागली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र बना हुआ है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें दी ब्रागली का तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या सही होगा? तो इसमें पहला जो विकल्प दिया गया है लेमडा बराबर होता है H/√2m। यहाँ के होता है लेकिन के जगह पर क्या कहा गया? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को यहाँ पर प्रतीक क्या माना गया? ई माना गया। तो यहाँ 2m के होता है लेकिन के जगह पर ई रखा जाएगा तो इसलिए लेमडा का सूत्र है द ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है लेमडा बराबर H/√2m ई हो जाएगा। इसमें पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मतलब द ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र कौन सही था? तो पहला विकल्प सही है। अब इसमें दिया गया दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम का पालन करता है? तो ओम का नियम के अनुसार अगर सूत्र बनाया गया है तो vd बराबर अनुगमन वेग का सूत्र होता है। आप सभी विद्यार्थी जो है अभ्यास में पढ़े होंगे कि vd का सूत्र होता है vd बराबर E और यहाँ पर होता है E का नाम क्या है? यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और E हो जाएगा और यहाँ पर E और टाउ बटा m और यहाँ पर vd का क्या नाम है? तो अनुगमन वेग है और यहाँ बड़ा E का नाम क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ vd और E के बीच में क्या संबंध है? तो देख सकते हैं vd जो है और यहाँ पर अनुगमन वेग और यह अंश में है इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अनकर्मानुपाती हो जाएंगे, इसलिए vd अनकर्मानुपाती E हो जाएगा। अगर यह E नीचे रहता मतलब बटा में रहता तो यह व्युत कर्मानुपाती हो जाता, लेकिन यह अंश में है इसलिए vd अनकर्मानुपाती क्या है? E हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो देख सकते हैं vd अनकर्मानुपाती E मतलब तीसरा वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो विकल्प को जो है आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे, लेकिन विकल्प वाले क्वेश्चन जो होते हैं वह क्वेश्चन को सूत्र के अंदर सूत्र रहता है, सूत्र के अंदर सूत्र बनाया गया है। यहीं पर देख सकते हैं ये vd का सूत्र होता है और इस सूत्र को लेकर के विकल्प बनाया गया है, इसलिए vd अनकर्मानुपाती E होता है। अब अगला जो प्रश्न देख सकते हैं, क्या प्रश्न आया हुआ था बोर्ड में? तो अगला प्रश्न आया हुआ था कि यहाँ पर अल्फा कण का पथ होता है। जब अल्फा प्रकीरण का प्रयोग किया गया, रदरफोर्ड साहब ने जब सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कण का जब बमबारी किए थे तो वह जो है किस आकार का जो है किरणें निकला था? क्या वह वृत्ताकार निकला था, परवलयाकार निकला था, दीर्घ वृत्ताकार, अति परवलयाकार? तो याद रखेंगे जब अल्फा कण सोने या चांदी की पतली पन्नी पर जब अल्फा कण का बमबारी किया गया था तो जब अल्फा कण जो रास्ता बना हुआ था वह अति परवलयाकार था, फैल करके गया हुआ था। कुछ किरणें जो है सीधे आर पर निकल गए थे, कुछ किरणें मार्ग से अपने विक्षेपित हो गए थे और कुछ किरणें अपने मार्ग से वापस आ गए होते थे, इसलिए यहाँ पर उनका पथ जो है क्या है? अति परवलयाकार होता है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अल्फा कण का पथ कैसा होता है? अति परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम तो सभी लोग जानते हैं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। इस यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी का जो अधिकतम किस में होगा?
नीले में, हरे में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में, तो याद रखेंगे लाल प्रकाश में जो होता है फोकस दूरी अधिक होता है। और सबसे कम अगर बात किया जाए तो बैगनी रंग में सबसे कम होता है और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न आया हुआ था बोर्ड में कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित हो तो परिपथ का व्यय शक्ति होती है। तो जिसमें संधारित जोड़ा जाता है उसमें औसत शक्ति का मान शून्य होता है। क्या होता है इसमें? औसत शक्ति का मान शून्य हो जाएगा, व्यय शक्ति का मान शून्य हो जाता है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा? शून्य होता है। जिसमें संधारित जुड़ा रहता है उसमें व्यय शक्ति का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगला जो दो प्रश्न आया हुआ था देख सकते हैं, दो बिंदु आवेश y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का? पहला बल जो है 80 न्यूटन का बल कार्य किया है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे F, यहाँ पर K का सूत्र होता है F/F1 होता है। पारा वैद्युतांक इसमें पूछा गया है। तो पहला जो बल है 80 न्यूटन है, इसलिए यहाँ पर F के जगह पर 80 हो जाएगा। जब इन्हीं आवेशों को एक पारा वैद्युतांक माध्य में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर 8 न्यूटन का बल। यहाँ पर F/F1 मतलब यहाँ पर F1 का मतलब हो गया पहला बल जो है 80 है और दूसरा बल जो है 8 न्यूटन है। और पारा वैद्युतांक का सूत्र होता है K बराबर F/F1 होता है। 80/8 हो जाएगा, 8 से 80 में भाग करेंगे 10 हो जाएगा। इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, K बराबर जो है 10 हो जाएगा। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है समझा दिया गया कि कौन इसमें ऑप्शन सही है। अब देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न कौन सा बोर्ड में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, लेंस की y में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है लेंस को एक बार y में रखना है, एक बार लेंस को द्रव में रखना है। द्रव मतलब पानी में डुबोया जाएगा, तो क्या अनुपात बनेगा? तो लेंस मेकर का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। लेंस मेकर का सूत्र होता है F1/F बराबर होता है N-1 1/R1 - 1/R2। यह लेंस मेकर का फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम y को पहले रखा जाएगा, y में रखेंगे, उसके बाद जल में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y के लिए, अगर y के लिए बनाएंगे तो 1/F हो जाएगा N-1 1/R1 - 1/R2 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें अपवर्तनांक n ही रहेगा। और अगर जल में जब रखा जाता है ना तो अपवर्तनांक बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसमें y और में पहले रखते थे, अब उसको जल में जब रखेंगे तो यहाँ पर अपवर्तनांक को ध्यान देना है। और यहाँ पे जल के लिए क्या सूत्र बनेगा? 1/F' हो जाता है। और यहाँ जो अपवर्तनांक n था तो यहाँ अपवर्तनांक n/n-1 हो जाएगा और 1/R1 - 1/R2 समीकरण नंबर यह हो जाएगा 2। तो समीकरण नंबर 1 जो बना है यह y के लिए बना है लेंस मेकर के सूत्र से अनुसार। और यह जल के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या होता है n/n-1 1/R1 - 1/R2 समीकरण नंबर 2। अब इसका अनुपात पूछा गया, अनुपात का मतलब बटा करना होगा, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 1/F हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। और 1/F' ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 में क्या था देख सकते हैं, समीकरण 1 में ऊपर क्या है? N-1 1/R1 - 1/R2 है। समीकरण 2 में क्या है? N/n-1 1/R1 - 1/R2 है। ये दोनों को बटा कर दिया गया। और बटा करने में अब यहाँ का ये पूरा कट जाएगा। क्यों पूरा कट जाएगा? क्योंकि ये पूरा सेम है, ये कट जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे वाला मान देख रहे हैं ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच में जाएगा। तो F' ऊपर चला गया, F'/F हो जाएगा। और ये पूरा जब कट गया तो ऊपर क्या बचा है? N-1 और N/n-1 ये बच गया है। यहाँ पर इसको नीचे नोट कर लेंगे और यहाँ पर इसको गुणा भी कर सकते हैं, इसमें n' का गुणा हो जाएगा तो n-n' हो जाएगा। जो नीचे है वह सबसे ऊपर कर देंगे तो F', अब F ये कहाँ से आ गया? यह हर जो है यहाँ पर भेज देंगे, अंश के पास भेज देंगे तो F हो जाएगा। और यह नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो N-n-1 हो जाएगा। यही जो है दोनों का अब जो है अनुपात निकल गया।
जो है द्रव वो एक बार वाई में रखा गया था, एक बार द्रव में डुबोया गया था। तो यह दोनों का अनुपात कैसे आया हुआ है, इसको अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा क्या क्रिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूरा तो पूरा कट जाएगा, इसमें गुणा कर दिया गया है, गुणा करके एफ डैश को उसके पास, एफ वाला जो देख रहे हैं मान इसके पास भेज दिया गया। तो एफ एन डैश कहाँ से आ गया, जो नीचे वाला था वो सबसे ऊपर चला गया और बीच में चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर एन डैश एन माइनस वन बटा एन माइनस एन डैश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। अब हाइड्रोजन परमाणु का मतलब उसका पर जो है संख्या, हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका संख्या क्या होगा, n मतलब 1 हो जाएगा। तो मूल ऊर्जा स्तर में इसका सूत्र अगर देखा जाए तो E बराबर सूत्र होता है E इन्फिनाइट माइनस E1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु है इसलिए n का मान 1 रखेंगे और यहाँ E इन्फिनाइट हो जाएगा, n का यहाँ पर स्क्वायर, इन्फिनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका गणना करेंगे तो ये पूरा मान जो है गणना करेंगे तो शून्य ही हो जाएगा, और या इसकी गणना नगण्य हो जाएगा, इसकी गणना नहीं कर पाएंगे इसलिए यहाँ पर शून्य रख देंगे, माइनस हो जाएगा। और इसका E1 का सूत्र याद रखेंगे, En ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 बटा n स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर E1 अगर निकालेंगे -13.6 बटा 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग कहाँ से आएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु पहले नंबर पे होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा। अब 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 में भाग करेंगे तो वही आएगा -13.6, और आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। 13.6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः आयनन विभव 13.6 वोल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मूल ऊर्जा स्तर निकालने के लिए, आयनन विभव निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, E इन्फिनाइट माइनस E1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का मतलब हो गया हाइड्रोजन परमाणु था, इसलिए यहाँ पर 1 का वर्ग कर दिया है, 1 का वर्ग से भाग किया है। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था बोर्ड में, वैद्युत चालकता की परिभाषा बताइए और इसका बीमी सूत्र लिखिए। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, तो बहुत आसान उत्तर हो जाएगा, विद्युत जो प्रतिरोध होते हैं उसी के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका बीमा क्या होता है, यम का इनवर्स होता है, यल का स्क्वायर होता है, टी के ऊपर 3 घात होता है और ए का स्क्वायर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वैद्युत चालकता की परिभाषा, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत चालकता का सूत्र होता है 1 बटा प्रतिरोध होता है, वैद्युत चालकता को जी से प्रदर्शित करेंगे और 1 बटा प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यह परिभाषा को अपने कॉपी में भी नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ में अमीटर जो होता है वो धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त जो होते हैं अमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। वर्ग मान मूल का मतलब IRMS, IRMS मतलब इसमें प्रदर्शित किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसमें अगर अमीटर लग जाता है तो अमीटर वाले धारा को IRMS से प्रदर्शित किया जाता है, उसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, होल पर कितना आवेश होता है और पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो होल पर याद रखेंगे, होल में कितने आवेश होते हैं, तो होल पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। और पीएन संधि डायोड का परिपथ क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह पी संधि है और यह एन संधि है, और यह एनोड का कार्य करता है और यह कैथोड का कार्य करता है। तो पीएन संधि का परिपथ अगर संकेत में बनाना है तो यह आकृति जो बना यहाँ से लेकर के यह आकृति पी और यह आकृति एन, तो इसने पी एन जो है संधि का यह डायोड का जो है यह संकेत बन चुका है, और एनोड का कार्य और यह कैथोड का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होता है। अब यहाँ पर बताना है
रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होता है। तो पहले ये जानकारी रखना पड़ेगा कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितना होता है, 10 के पावर 9 हर्ट्स होता है। और सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होता है, 3 गुणे 10 के पावर 11 हर्ट्स होता है। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा मान कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 11 घात है और ये 9 घात है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति क्या होगा, अधिक होगा। रेडियो तरंगों की आवृत्ति का पावर 10 के पावर 9 है और यहाँ 10 के पावर क्या है, 11 है। यह मान आपका बड़ा है, इसलिए इसका लिखेंगे सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति क्या है, अधिक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का जो है 2 का क का सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है और यह पूरा प्रश्न को एक एक उत्तर को अच्छे से आपको बताया गया है। और यहाँ तक जो है आज की इस वीडियो में बताया जाएगा और अगला भाग का जो वीडियो बनेगा वह प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब अगला वीडियो को डाला जाएगा तो आपके पास मैसेज चला जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। अब अगला 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।